गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और डियर स्टूडेंट्स, इस स्वतंत्रता के अधिकार में भी हम जो पढ़ेंगे आज, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार भी काफ़ी बड़ा है, ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 यानी ये 4 मेजर आर्टिकल हैं। इन 4 मेन आर्टिकल में स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22। याद करें, 19, 20, 21, 22 में हमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, बट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केवल एक ही आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना, आज पूरा का पूरा हमारा फोकस रहेगा एक आर्टिकल पे, और वो आर्टिकल है 19। याद रखना, आज हम केवल 19 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। 20, 21 और 22 यानी 20, 21 और 22 आर्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे क्लोज हैं, इस आर्टिकल के बहुत सारे क्लोज हैं यानी पार्ट हैं, और इसके बहुत सारे सब क्लोज हैं यानी पार्ट के भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो हम जो आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट पार्ट है 1 यानी आर्टिकल 19 क्लोज 1 के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बिल्कुल पहली बार स्टार्टिंग में जब हमारा पहली बार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको हम यहाँ पर मूल संविधान कह रहे हैं। मूल संविधान में हर एक व्यक्ति को कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। यानी जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो हर एक व्यक्ति को 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु वर्तमान में हर एक आदमी के पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रत्येक आदमी के पास, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वर्तमान में केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अनुसार। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में सवाल आएगा, जब हमारे पास पहले 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी तो आज 6 स्वतंत्रताएं क्यों हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एक स्वतंत्रता जो थी, जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे। जो ये स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 क्लोज F में संपत्ति का अधिकार बताया गया था। मतलब इसमें बताया गया था कि जो सरकार होगी यानी जो राज्य होगा यानी जो सरकार होगी, वो किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकती। पहले ये हमारा अधिकार था। आर्टिकल F मतलब 19 क्लोज F में बताया गया था, संपत्ति का अधिकार था हमें पहले, बट बाद में ये संपत्ति का अधिकार हमसे ले लिया गया और फिर ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी संपत्ति का अधिकार है हमारे पास। कैसे है, कहाँ है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको किस आर्टिकल में डाला गया है, कहाँ डाला गया है, ये सब बातें भी आपको बताई जाएंगी। बट इतना ज़रूर है, प्रेजेंट टाइम में अब हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले जिन्होंने संविधान बनाया, उन महान नेताओं को ये बात समझ में आ गई थी कि डेमोक्रेसी में बोलने की स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए उन्होंने हमें, हर एक व्यक्ति को, जो पहली स्वतंत्रता जो प्रदान करी वो बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता को बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अगर बोलें तो बोलेंगे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी अगर मान लो मेरे कुछ विचार हैं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी भी मंच पे बोल सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बोल सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में लिखकर अपनी बात बता सकता हूँ, मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। यानी बिल्कुल लिखा रहता है, कई किताबों में देखा होगा, वाक मतलब जो आप बोलना चाहते हैं, विचार जो आप विचार देना चाहते हैं,
अभिव्यक्त जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त करना चाहते हो, चाहे आप कोई डायग्राम बनाकर अभिव्यक्त करना चाहते हो, चाहे आप कैसे भी, तो वो सब हमारी स्वतंत्रता में आ जाएगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा। वो आर्टिकल 19 क्लोज ए में बताया गया है। और जो इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही जो प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है, प्रेस में यहाँ क्या आएगा, जितने भी टीवी चैनल, मतलब टीवी चैनल्स वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, आप कोई बुक वगैरह लिखते हैं वो, आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह लिखते हो वो, आप रेडियो पर कोई प्रोग्राम आपका आता है, वो सब प्रेस में आ जाता है। ठीक है, तो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, जैसे मान लो मैं कोई बुक लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स, बुक को लिखना क्या है, मैं बुक में अपने विचार ही तो दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं अपनी बुक में कोई भी ऐसे विचार लिख कर बता सकता हूँ। ठीक है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही सिंपल लगता है यार, बोलने की तो आ जाती है, बट मैंने आपको बता दिया जितने भी हमें यहाँ पर अधिकार दिए गए उनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता। सोचिए कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है और आप गलत को गलत कह भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगला पॉइंट एक बार आप पढ़ेंगे, सबके बारे में काफ़ी, ऐसा नहीं कि ये बोलने की स्वतंत्रता यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसके बारे में हम आगे काफ़ी डिस्कस करेंगे, जानेंगे, इसको समझेंगे। क्योंकि ये लगा लो कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल है उनमें से ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना, यानी आर्टिकल 19 के क्लोज बी में, आर्टिकल 19 के, देखो क्लोज बी नहीं बोलेंगे इसको, हालांकि ये सब क्लोज है। कैसे, आर्टिकल 19 तो ये हो गया क्लोज वन, क्लोज वन है, और सब क्लोज ए बी सी डी ई ये सब क्लोज है। ठीक है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे आर्टिकल 19 सब क्लोज बी, ऐसे। ठीक है ना, आर्टिकल 19, या फिर पूरा बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे आर्टिकल 19 क्लोज वन सब क्लोज बी के अनुसार शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे अभी जी किसानों ने जैसे आंदोलन कर रखा है भारत में, क्योंकि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं उन कानूनों से किसान खुश नहीं हैं, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से बहुत सारे किसान दिल्ली के आसपास इकट्ठा हो रखे हैं। वो उन्होंने वहाँ पर सभा बना रखी, असेंबल, एक जगह इकट्ठा होने को ही तो सभा बोलते हैं, तो वो बगैर हथियारों के इकट्ठा हो गए हैं, यानी उन्होंने सभा बना ली है। तो उन्होंने कोई गैर कानूनी कार्य तो किया नहीं, क्यों, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। क्योंकि बगैर हथियारों के कहीं भी आप एकत्रित होते हो, कहीं भी आप सभा बनाते हो, तो ये इसकी आपको स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 सब क्लोज बी प्रदान करता है। और अगला अगला क्या स्वतंत्रता है हमको, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, यानी आप कोई भी अपनी पार्टी बना सकते हो। जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी, ठीक है भाई, वो बना सकता है पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मौलिक अधिकार था। अब जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपनी कोई पार्टी बनाना चाहता हूँ, कोई भी नाम रख दूँ उसका, तो मैं बना सकता हूँ। या आप भी कोई पार्टी बनाना चाहे, आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये आपका फंडामेंटल राइट है। समझ में आया। तो आगे देखेंगे आर्टिकल 19 सब क्लोज डी में क्या बताया गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप देश के किसी भी हिस्से में आ सकते हो, जा सकते हो। जैसे मेरा मन किया मैं केरल जाना चाहता हूँ, भाई चला जा केरल, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, मेरा क्या है फंडामेंटल राइट है। मैं मेघालय जाना चाहता हूँ, मैं नागालैंड जाना चाहता हूँ, कहीं भी मैं देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की मेरे को आवागमन की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, बट इसमें जैसे आप देखेंगे अगले आर्टिकल में देखेंगे 19 में क्या बताया गया है, देश के किसी भी भाग क्षेत्र में निवास। अगले में बताया गया है, इस आर्टिकल में बताया गया 19 में बताया गया है,
देश के किसी भी भाग में, अब आवागमन की बात नहीं कर रहा, अब वो कह रहा है बस जाने की। जैसे मेरा मन किया, अभी मैं हरियाणा में रहता हूँ और मेरा मन किया यार परमानेंट अब हरियाणा को छोड़ ही देते हैं, मैं परमानेंट चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र या मुंबई में रहना चाहता हूँ मैं, ठीक है, वहीं बस गया, मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे को, यानी स्वतंत्रता कोई रोक थोड़ा ही सकता है। अब मैं महाराष्ट्र में जाके रहने लगूँ और महाराष्ट्र के लोग कहने लगे कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, तो अगर आप ऐसा करते हो तो पर मेरा ये वहाँ रहना ये मेरा फंडामेंटल राइट है, कोई इसको मेरे से रोक नहीं सकता, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार है नेक्स्ट में 19F में, बट ये हट चुका है। और 19 सब क्लोज जी में ये बताया गया है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है, यानी हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपका मन करता है आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, खोल सकते हो भाई। आपको लगता है कि यार आप जूता बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, खोल लो भाई, कौन मना कर रहा है, स्वतंत्रता आपको। कोई भी बिजनेस आप चाहते हो कि आप बाल काटने की दुकान खोलना चाहते हो, खोल सकते हो भाई, आप पूरे आज़ाद हैं। समझ में आया। व्यवसाय अपना सकते हो, जीविका अपना जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय या कोई भी नौकरी आप कर सकते हो, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट गौर फरमाना, जितनी भी ये आज़ादियाँ हमको मिली हुई हैं, ठीक है ना, जितनी भी ये आज़ादियाँ हमको मिली हुई हैं, उन आज़ादियों के ऊपर कुछ बाउंडेशन भी लगाई गई। कैसी बाउंडेशन लगाई गई, क्यों लगाई गई, वो भी पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहे, धीरे धीरे सारी बातें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, आपको एक पॉइंट मैंने पॉइंट बताया था, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था। मतलब उसमें बताया गया था सरकार मतलब लोगों से उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, ठीक है। हुआ क्या, बट आपको पता होगा एक पॉइंट का, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया था, ठीक है, और ये आपातकाल लगभग 1977 तक चलता रहा। तो इंदिरा गांधी से लोग बहुत परेशान हो गए और फिर क्या होता है, फिर सरकार 1977 में सरकार में कौन आ जाता है, 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएगी और जनता दल पार्टी चुनाव जीत जाएगी और जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे 1977 में कौन, 1977 में प्रधानमंत्री बनेंगे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई 1977 से लेकर, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, 1977 से लेकर मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक, यानी लगभग 2 साल तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसी के बीच में एक साल आता है 1978 और 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो हमारे पास जो हमें संपत्ति के अधिकार, आर्टिकल 19 सब क्लोज F में जो संपत्ति का अधिकार था, जो आर्टिकल जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 में था, वहाँ से वो आर्टिकल हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। और मौलिक अधिकारों से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। हालांकि ये अलग आर्टिकल है, 300A आर्टिकल में डाल दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते संपत्ति का अधिकार अब हमें नहीं है भाई, अभी भी हमें संपत्ति का अधिकार है, बट अब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार हमारा एक कानूनी अधिकार है। और एक काम आर्टिकल 44 के द्वारा एक काम और किया गया, आर्टिकल 31 में एक बात बताई गई थी, आर्टिकल 31 में, क्योंकि आर्टिकल 31 भी तो फंडामेंटल राइट में आता है, तो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी बताया गया था, मतलब हमें प्रॉपर्टी रखने का राइट है, इसमें भी बताई गई थी ये बात। और ये आर्टिकल 31 भी हटाया गया, आर्टिकल 31 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और इसको भी आर्टिकल 300A में डाला गया, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल में डाल दिया गया, 300A में डाला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी याद रखना, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया, जो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में
पहली बार मतलब आपको पता होगा दुनिया में पहला लिखित संविधान अमेरिका का था और अमेरिका ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपनाया था। तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया था। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। भाई कौन से भाग में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 3 में है, इस बात को याद रखना। अब सवाल यह है, मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है? क्या मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ये बात याद रखना। राष्ट्रीय आपात के दौरान जब इमरजेंसी लगी हुई हो, जैसे मान लो सरकार ने आपातकाल लगा दिया, आर्टिकल 352 को लगा दिया, ठीक है ना, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य जितने भी हमारे अधिकार हैं उन सब को सरकार क्या कर सकती है? उनको स्थगित कर सकती है, उनको सस्पेंड कर सकती है। यानी आपके अधिकार आपसे कुछ समय के लिए आपसे वो अधिकार छीने जा सकते हैं। यानी अगर देश में आपातकाल लग गया है, जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, आर्टिकल 352 लगा दिया इंदिरा गांधी ने। जब इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया तो उसके बाद लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, पर एक अधिकार समाप्त नहीं हो पाया, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें यही बताया गया है कि सारे अधिकारों को आपसे लिया जा सकता है, पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है, अरे भाई मेरा जीवन है, ठीक है, सरकार मेरे को पकड़ के जेल में डाले या कुछ भी करे, मेरे को बोलने ना दे, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरी छीन ले, पर मेरा जीवन थोड़ा ही छीन सकती है, ये अधिकार थोड़ा ही, ये तो अधिकार हमारे पास हमेशा रहेगा ना। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना। जो हमें 6 फ्रीडम मिली हुई है, 6 फ्रीडम मिली हुई है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन सी फ्रीडम है, वो सारी फ्रीडम जो हमें मिली हुई है वो निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं, क्योंकि समाज के व्यापक हित में इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये वर्ड बार बार यूज होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे हमने बोला था वहाँ पर हर एक आदमी को विचार व अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, ठीक है। तो हम किसी आदमी को लगा अच्छा यार मुझे तो पूरी आज़ादी है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, और वो आदमी क्या करने लग गया, वो किसी को भी गाली देने लग गया। वो जितने भी भारत के नेता हैं उनको गाली देने लग गया, गंदी से गंदी गाली देने लग गया सबको, ठीक है। तो अब क्या है, न्यायपालिका को भी गाली देने लग गया। तो न्यायपालिका ने कहा कि भैया हमें गाली क्यों दे रहे हो, या किसी भी नेता को गाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ और बोलने की तो हमारे संविधान में आज़ादी है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, न्यायपालिका को, सबको ये लगा यार ऐसे तो हर एक आदमी को अगर इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी गई तो जैसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आज़ादी देने से वो इसका आज़ादी का मिसयूज होने लगता है, फ्रीडम का मिसयूज होने लग जाता है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी के ऊपर भी यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। सरकार कानून बनाकर इन आज़ादियों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गए। पर रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये नहीं कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, पर वो रिस्ट्रिक्शन भी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे उनको कहा जाए ठीक है आप बोल सकते हो, बोलने की आपके पास आज़ादी है, पर आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि जिससे दूसरे का सम्मान और गरिमा नष्ट हो जाए। दूसरे की सम्मान और गरिमा भी बनी रहे और आप दूसरे के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, यानी कुछ कंडीशंस लगाई गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन लगाना कैसे ज़रूरी है, कि कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा एक बार। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की क्या ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के अगर आप इकट्ठा हो रहे हो, मान लो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो गए कहीं पर, ठीक है, और आपने सभा करने की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, हमें एक अधिकार है, हम शांतिपूर्वक तरीके से बगैर हथियारों के, बगैर अस्त्र शस्त्र के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। हम जैसे किसान आंदोलन का मैंने आपको उदाहरण दिया था, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं।
अब ये नहीं कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के चक्कर में आप ऐसी जगह पर इकट्ठा हो गए, ऐसी जगह पर सभा इकट्ठी आपने कर ली जहां पर लोगों का जाना जरूरी है, उसके बाद काम, जैसे ये मान लो कोई मेन हाईवे है, ठीक है, ये बिल्कुल मेन हाईवे है, ठीक है, यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये कोई मान लो मेन हाईवे है, यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, और यहीं पर मान लो लोग इकट्ठा हो गए, यहीं पर, हालांकि वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हैं, बट वो इकट्ठा भी तो ऐसी जगह पर हो गए हैं जिसके कारण आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगाई गई है, जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये लगाई गई है कि लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना सभा कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु उसके कारण किसी दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है भाई, आप कोई भी पार्टी बनाइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने से भारत की स्वतंत्रता पर, अखंडता पर कोई असर पड़े। ऐसे ना हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नेगेटिव कार्य कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे एग्जाम्पल और है आगे, जैसे मान लो आपको अधिकार दिया गया, जैसे आपको अधिकार दिया गया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आपके पास स्वतंत्रता है, और आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हो, अभी आपको बताया, बट यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है। जैसे मान लो कि आदिवासी एरिया, जब मान लो अंडमान निकोबार में जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, और आप कहते हो आप वहीं जाना चाहते हो, और मान लो कि अब सरकार को लगता है कि आप वहाँ पर जाकर, वहाँ पर जब आदमी जाएंगे तो हो सकता है उस संवेदनशील जनजाति को, ट्राइब को आप परेशान कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जाने से मना किया जा सकता है। यानी सरकार ने कई बार बोला तो गया कि आप कहीं भी जा सकते हो। अभी जैसे मान लो आप कह दो कि हम तो पीओके वाले एरिया में जाना चाहते हैं, पीओके भारत का एरिया है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और चाहते हो कि वहाँ पर जाना, तो फिर सरकार उस पर क्या कर सकती है, उसको मना कर सकती है, आपको वहाँ जाने पे आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे अगले में बताया कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, आपको कहा गया कि कहीं भी आप जाकर बच सकते हो, बट कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहां पर सरकार आपको कह सकती कि नहीं यहाँ आपका रहना, आप कहने लग जाओ। अब जैसे मान लो भाई ये नेशनल पार्क है और मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, अरे भाई कैसे रहना चाहता है यार, यहाँ पर मतलब हर जगह स्वतंत्रता है, पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप उस स्वतंत्रता का मिस यूज करो, ठीक है। संपत्ति का अधिकार तो मैंने पहले ही बता दिया, अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब जैसे कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की हमारे पास स्वतंत्रता, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, उसके पास, उसने पढ़ाई तो कर नहीं रखी, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रखी उसने, और वो कह रहा है कि यार हम तो व्यापार करने के लिए और कोई भी बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है, और मैं अपना हॉस्पिटल करने जा रहा हूँ, और उस आदमी ने अपना हॉस्पिटल खोल लिया और डॉक्टरी लाइन का उसको नॉलेज नहीं है, और फिर उसे कहा गया कि जब आपके पास नॉलेज नहीं है डॉक्टरी लाइन का, तो फिर आप इलाज कैसे कर रहे हैं लोगों का। उसने कहा कि मेरे पास आज़ादी है, मौलिक अधिकार है मेरा, मैं कोई भी व्यापार अपना सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी काम कार्य। अरे भाई यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है। अरे कोई भी काम का मतलब क्या है, कोई भी कार्य का मतलब ये थोड़ा है कि आप, अब जैसे ऐसे आदमी है जिसके पास, अब मान लो उन्होंने कहा कि किसी आदमी ने कह दिया मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई बन जाओ, आज़ादी है, कोई आदमी कोई भी कार्य कर सकता हो, और उसको ड्राइवरी करनी आती भी नहीं, उसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती, और कह रहा है मैं ड्राइवर हूँ। अरे ऐसे ऐसे कार चलाएगा तो तू बहुत सारे लोगों को मार देगा और खुद भी मरेगा। तो सरकार ने अब यहाँ पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार ने यहाँ लगा रखा है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड पहले आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वो काम करेंगे। तो इस टाइप से हर चीज़ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर, खासकर इनके ऊपर, ठीक है, जो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो मैंने थोड़ा एक आपको समझाया, बट इसको हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे कि बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लगाई गई हैं, क्या नहीं है, वो सब देखने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट बात करते हैं, पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है, पहले एक बार इसको देख लेंगे हम। ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, ठीक है,
और इसका भारत सरकार के साथ केस चला। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब भारत सरकार, एक तरफ न्यूज़ वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाले हैं, और एक तरफ भारत सरकार है। इन दोनों के बीच में यानी केस हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने और भारत सरकार के बीच में केस चला, और ये केस कब चला? 1985 में, ठीक है। इस केस के मामले में न्यायालय ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया। मतलब यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो समझा रही है, वो उसने खुलकर बताया। इस केस में 1985 वाले केस में सरकार ने खुलकर बताया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि इसमें लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। लिखित अभिव्यक्ति, जैसे मैं कुछ लिखकर, जैसे मान लो मैंने फेसबुक पे लिख दिया या मैंने किसी किताब में लिख दिया, और मान लो मैंने लिखकर सरकार की आलोचना कर दी, तो ये गलत नहीं है भाई, मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा मौलिक अधिकार है भाई। अभिव्यक्त, मैंने लिखकर अभिव्यक्त किया है। मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे मैं बोलकर भी बोल सकता हूँ कि सरकार गलत कर रही है या ऐसा हो रहा है, तो कोई भी बात मैं बोलना चाहूँ तो मेरे को मौखिक अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, लिखित अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, और हाव भाव के द्वारा भी हम अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें सभी टाइप की आज़ादी शामिल हो जाती है, सभी प्रकार की अभिव्यक्ति इसमें शामिल हो जाती है। मान लो मैं कार्टूनिस्ट हूँ, मैंने किसी का कार्टून बना दिया और उस कार्टून को बना के मैंने किसी की आलोचना कर दी, ठीक है भाई। अब कोई आदमी आकर मुझे ये नहीं कह सकता तुमने कार्टून क्यों बनाया, ठीक है। अगर कोई मुझे कहता है तो वो गैर कानूनी तरीका का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट है। मैं डायग्राम के द्वारा, लिखित तौर पे, मौखिक अभिव्यक्ति, हाव भाव के द्वारा किसी भी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में बताई, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। कई बार बता चुका हूँ। इस प्रकार भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, वो हालांकि खुल्लम खुल्ला नहीं लिखी हुई है। कहीं भी आप संविधान को पढ़ो, आप कहीं भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में आप पढ़ो, कहीं भी आपको ये तो लिखा मिलेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहाँ पर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता। फिर भी प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई क्यों? क्योंकि भाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी न्यायपालिका ने इसको पढ़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पढ़ा और उसको पढ़कर समझकर फिर बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है, भले ही ना लिखा हो। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है। विचारों की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के अधिकारों या फिर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। अरे मैं कह रहा हूं मेरे पास विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, मेरे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ। अरे जो चाहे तुम बोलो यार, क्या प्रॉब्लम है? बट दूसरों के अधिकारों को ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के अधिकारों, ऐसा थोड़ा है कि मेरे बोलने से किसी दूसरे के अधिकारों को ठेस पहुँच जाए या किसी दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुँच जाए, ये बोलने की आज़ादी हमारे पास नहीं। विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब जंगली बनकर सीमा लांघना नहीं है। हाई कोर्ट कई बार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं, बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जंगली बन जाएं और हर सीमा को लांघ जाएं और कुछ भी गाली गलौज कुछ भी बकते चले जाएं। वो नहीं बोलते कि बोलने की आज़ादी है, पर बोलने का भी तो एक तरीका होता है। यानी यहाँ पर भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की तो बात की गई है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज तो आप जंगली बन जाएंगे। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे बोलते वक्त, गाली गलौज, सोचिए बच्चों पे क्या असर पड़ेगा उसका। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक कार्यशाला में कहा था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। कई बार क्या होता, अब जैसे मान लो बोलने की आज़ादी है,
मेरे पास भी, आप सभी के पास भी बोलने की आज़ादी। और मान लो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, और मैंने कार्यपालिका मतलब ये सारे नेता वगैरह, न्यायपालिका जो न्यायपालिका मतलब सारे जज वगैरह, और नौकरशाही जितने भी अफसर वगैरह, और मान लो मैंने क्या किया, इन सब की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी, कहने लग गया नेता काम नहीं करते हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बताइए न्यायपालिका भी ढंग से काम नहीं करती है, कितने केस पेंडिंग हैं, हमारे अफसर भी मतलब भ्रष्टाचार करते रहते हैं, काम नहीं करते। तो मैंने आलोचना करी, नौकरशाही, हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, काम में इतनी ज़्यादा देरी कर देते हैं, मैं आलोचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि यार ये देशद्रोह नहीं है, ये गैर कानूनी काम नहीं है, आलोचना आप कर सकते हो रीजनेबल तरीके से, आप सही तरीके से अगर आलोचना कर रहे हो तो आप आलोचना कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। मूल्य, अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 1975 में, और बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो कुछ लंबे समय तक 21 महीने, लगभग 21 महीने के राष्ट्रीय आपात के बाद, आपको पता होगा जो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल में जाना पड़ा था। और फिर जब वो जेल से बाहर आए, तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। उनके इस उनकी इन बातों को पढ़ने से आपको पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है वो कविताएं वगैरह लिखते थे, और कविताओं के अंदाज में अपनी बात बोलते, तो बहुत ही शानदार तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात कही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 21 महीने के बाद, राष्ट्रीय आपात के बाद जब जेल से बाहर आए, तब उन्होंने ये बात साबित करने के लिए कि बोलने की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने ये लाइनें बताई थी। पढ़ेंगे एक बार इसको। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, यानी जेल में से बाहर आए हैं तो मुद्दत यानी लंबे समय के बाद मिले हैं दीवाने। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लो, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। यानी वो कहना चाह रहे कि अभी हमारे पास, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो बोलना चाहें कहने सुनने के लिए हमारे पास बहुत अफसाने हैं, बहुत बातें हमारे पास कहने सुनने के लिए, खुली हवा में अभी हम सांस ले ही रहे हैं, अब मतलब जेल में से जस्ट बाहर ही आए हैं, पर कब तक ये आज़ादी रहेगा कौन जाने, क्या पता कल को फिर हमारी बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाए। विचार अभिव्यक्ति के अधिकार की लक्ष्मण रेखा क्या है? अब ये देश में, या देश में क्या पूरी दुनिया में, हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, विचार की अभिव्यक्ति की अधिकार की लक्ष्मण रेखा क्या हो। जब आप कहते हो कि नहीं नहीं, आपके पास बोलने की आज़ादी तो है, पर इस सीमा से आगे आप नहीं बोल सकते, जंगली बनकर आप ये नहीं कि कुछ भी आरोप लगा सकते, तो फिर विचार अभिव्यक्ति की आखिर फिर लक्ष्मण रेखा है क्या? कब नारेबाजी, कई बार आपने देखा होगा जेएनयू विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों ने नारेबाजी की, उन पे राजद्रोह का आरोप लगाने की बात की गई। तो कब मतलब हमारे पास कब नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में आ जाती है? जैसे मान लो अभी मैं नारा लगा दिया भारत सरकार मुर्दाबाद, तो देखना ये राजद्रोह में नहीं आएगा, ठीक है, मेरे पे कोई केस नहीं लगेगा, मैंने सरकार की आलोचना की, मैंने देश के बारे में गलत कुछ नहीं बोला है। बट अगर मैं अपने देश के बारे में गलत बोलता हूँ तो फिर वो राजद्रोह के दायरे में आ सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप से बातें इसमें बताई गई हैं। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 2 की बात करें के तहत सरकार कानूनी दायरे में न्यायोचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें बताया गया है कि जो सरकार है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, और इस पॉइंट को मैं अगले पॉइंट में समझाऊंगा आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे को अगर कोई लांघता है तो वो कानून के दायरे में आ जाता है। अगर कोई आदमी है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और कोई आदमी उसको लांघ रहा है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक और पॉइंट याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, जिंदल बनाम दिल्ली राज्य। जो जिंदल हैं वो बिजनेसमैन हैं और वो हिसार के हैं, हरियाणा के। उन्होंने दिल्ली जो सरकार है और जिंदल के बीच में केस चला था। जिंदल का कहना ये था, 2004 की बात है ये, कि उनका कहना ये था कि राष्ट्र ध्वज को फहराना भी हमारा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए। ज़्यादातर देशों में अपना देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसको फहराने की आज़ादी है, पर हमारे देश में नहीं है। क्या मतलब इस बात का? जैसे
उनका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला, यह देश प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगर मान लो हम झंडा लहरा रहे हैं तो ये देश प्रेम की अभिव्यक्ति है। और अभी तो आप कह रहे थे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जब मैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो फिर ये कैसी आज़ादी हुई। तो फिर उसके बाद न्यायपालिका ने क्या कहा, इस केस में जिंदल जीत गए और लोगों को 2004 के बाद से झंडा लहराने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। और कई बार अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी होती है। अमेरिका की बात सुनोगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा, भारत में तो झंडा लहराने का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, बट अमेरिका की बात देखो, वहाँ पर झंडा लहराना तो है ही है वहाँ का मौलिक अधिकार। अमेरिका में तो झंडा को जलाना भी मौलिक अधिकार है। सोचिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में बताया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। कोई भी चीज़ भारत की इंटीग्रिटी, अखंडता के लिए और भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ है। प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि भारत में केवल भारत का ही रूल चलेंगे, भारत सरकार के ही रूल चलेंगे, किसी और देश का रूल नहीं चलेगा। और इससे अगर मान लो कि आप कोई आपके बोलने मात्र से, मेरे बोलने की आज़ादी मात्र से या मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी से अगर भारत की अखंडता, एकता, इन चीज़ों पर अगर खतरा आ रहा है तो फिर मेरे बोलने की आज़ादी पे कुछ बैन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब वो ठीक तरीके से नहीं बोला जा रहा है। और ये बात 1963 में बताई गई। 16वां अमेंडमेंट, 16वां संविधान का संशोधन जब हुआ तो 1963 में, तब ये बात ऐड की गई थी। जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये बात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये वाली नहीं लगाई गई थी। तो डियर स्टूडेंट, टाइम टू टाइम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर मान लो भारत की सुरक्षा को खतरे में है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे बातें बोल दी, मैंने एक स्पीच बोल दी, ठीक है, और ऐसी स्पीच बोल दी, ऐसा भाषण दे दिया जिसमें भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं वो मैंने भाषण देकर जाहिर कर दी। और मैंने कहा है यार बोलने की तो हमें आज़ादी है, तो सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अरे अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया इसलिए आप पर कार्रवाई बन सकती है। बोलने की आज़ादी अपनी जगह, बट आपको जब बोलना था तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सिक्योरिटी का ध्यान में रख के बोलना था। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ये भी 1951 में ऐड किया गया, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ऐड किया गया। 1951 में क्या किया गया, अगर मान लो मैंने बोला, ठीक है, अभी मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो भारत और नेपाल के रिलेशन मान लो अभी अच्छे हैं, ठीक है, पर मैंने एक ऐसी स्पीच दी और मैं कई बार ऐसे भाषण देता हूँ, मैंने बोला कि यार बोलने की तो हमें आज़ादी है, और मैंने ऐसा बोला कि भाई मेरे ऐसे बोलने से मैं बार बार ऐसा बोलता कि नेपाल घटिया देश है ये, और ऐसा करने से अगर भारत और नेपाल के रिलेशन खराब हो रहे हैं अगर मेरे बोलने से, तो फिर मेरी बोलने की आज़ादी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। पब्लिक ऑर्डर, जैसे एक कानून व्यवस्था होती है, ठीक है ना, देश में कानून व्यवस्था होती है, पर मान लो मैं ऐसे भाषण देता हूँ, ऐसी स्पीच देता हूँ, या अखबारों में ऐसी लेख लिखता हूँ या ऐसी किताब लिखता हूँ जिसको पढ़ने से जनता गुस्सा आ जाती है और वो तोड़ फोड़ करती है, तो फिर पब्लिक ऑर्डर के तहत मेरे बोलने की आज़ादी पर कुछ क्या लगाए जा सकते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मोरलिटी, जैसे मोरलिटी में क्या आ जाएगा, डिसेंसी यानी मोरलिटी में आ जाएगा। जैसे मान लो हमें बोला गया हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति का मतलब है इसमें वो भी आ जाएगा, कपड़े पहनना वगैरह। यार हमें पूरी आज़ादी है, हम अब अभिव्यक्त कपड़े क्या करते हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, और कोई आदमी मान लो अब ठीक है हमें जैसा कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जैसा पहनना चाहिए, हमारी मर्जी है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कई आदमी बिल्कुल कह दे कि हमारे पास आज़ादी है, हम नंगे घूम रहे हैं, नहीं भाई, फिर आप पे बैन लगाया जाएगा। आज़ादी पर मोरलिटी भाई, नैतिकता भी तो कोई होती है, बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? कंटेंट ऑफ कोर्ट, मान लो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, कोर्ट ने कुछ कहा है और बोल बोल कर उसी चीज़ को मैं कहने लगूँ कोर्ट बकवास है, बकवास करती है, और कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। कोर्ट की अवमानना अगर करेंगे तो मेरे बोलने की आज़ादी पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। डिफेमेशन, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई आधार नहीं है, मान लो सीधा ही आलोचना करने लग जाऊँ, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल गंदा है, केजरीवाल, मान लो मैं बहुत ऐसे भाषण देता हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई? मैं सिर्फ केजरीवाल की इमेज खराब करने के लिए मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो कोर्ट कहेगी यार इसका तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी बोलने की आज़ादी है, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम दूसरे की इज्जत उतार दोगे, तो इस पे डिफेम करोगे, मानहानि का दावा ठोक दिया जाएगा, पर केस चलेगा आपके ऊपर अगर आप ऐसा बोलोगे।
ठीक है ना। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और मान लो कि मैं ऑफेंस का मतलब होता अपराध, मान लो कि मैं इंसाइटमेंट का मतलब एक टाइप से मैंने उत्सुक बढ़ावा दे रहा हूँ, मान लो मैं ऐसे भाषण देता हूँ और जिसके कारण क्या होता, लोग भड़क जाएं और फिर वो कोई अपराध कर बैठें, ठीक है ना। तो ये सब भी मान लो गलत माना जाएगा, इसके बेस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और अगर हम ये सब, अगर हम इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते तो फिर हम पे कार्रवाई की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एक दो पॉइंट्स और हैं, समझ लें, खत्म होने वाला है ये सब। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस। जैसे हमारे पास बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब इसमें क्या चीज़ भी शामिल हो जाती है, चुप रहने की आज़ादी भी शामिल है। अब मैंने आपको कहा कि यार बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि सब बोलते ही रहो, बोलते रहे। अरे आप चुप भी रह सकते हो, ये भी आपका अधिकार है। क्योंकि ये केस आया था 1986 में, नेशनल एंथम केस बोलते हैं। केरल में क्या हुआ था, एक स्कूल में 3 बच्चे जो थे, 3 लड़के, वो जब नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक टाइम पर, नेशनल एंथम के टाइम पर वो 3 बच्चे खड़े नहीं हुए, नहीं खड़े हो गए थे पर उन्होंने बोला नहीं, और प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से मतलब निकाल दिया। तो जब 3 बच्चों को स्कूल से निकाला गया, तीनों बच्चों ने प्रिंसिपल पे केस कर दिया, और केस कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जब हमारे पास, जब हम बोल नहीं रहे थे तो क्या हो गया, ये हमारा क्या था, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हम चुप रहना चाहते थे, आपको क्या प्रॉब्लम है। जब हमें बोलने का अधिकार है तो हमें चुप रहने का भी अधिकार है। तो फिर क्या हुआ था, फाइनली मतलब बच्चे जीत गए थे इस केस में, और तब कोर्ट ने कहा था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हमारे पास बोलने की आज़ादी है तो हमारे पास चुप रहने की भी आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, ये मैं बता चुका हूँ, जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल आपको एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट मान लो कि मैं बार बार विज्ञापन देता हूँ, और मान लो मैं, मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी मान लो करीम बनाती है, और बार बार मैं अपनी कंपनी के विज्ञापन कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ये है मेरी कंपनी का खरीदो, तो ये भी मेरा मौलिक अधिकार है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमें असेंबली इकट्ठा होने की, कहीं भी इकट्ठा होके हम इकट्ठा हो सकते हैं, हमारे पास अधिकार। बट इसके ऊपर भी कुछ लगाए गए हैं, जैसे किसान हैं अभी इकट्ठा हो रखे हैं, ठीक है ना, उनके पास क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, या पब्लिक ऑर्डर है, भाई पब्लिक ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, भाई कानून व्यवस्था अगर बिगड़ गई इसके कारण तो फिर भाई आप गलत हो जाएगा, तो आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि तू किसान आंदोलन कर रहे हो और पता चला पाकिस्तान तुम्हें फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर रहा है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे हमारी सॉवरेंटी पे असर पड़ेगा। तो असेंबल अंडर शुड बी पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, ये बता चुका हूँ कि कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, बट वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप हथियारों का इस्तेमाल करते हो तो ये पॉइंट पढ़ें, सेक्शन 141 ऑफ IPC डिफाइंस व्हाट एन अनलॉफुल असेंबली। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लो हथियारों के साथ कहीं पर इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे लोग, तो वो असेंबली तो होगी बट वो अनलॉफुल असेंबली होगी, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और की क्या जा सकती, की जाती है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। इनको कई बार पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन अधिकारों को इस्तेमाल भी करिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो अधिकार मिले हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे, आपको पता होगा, इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लोग कई बार अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि सोचो अगर हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो फिर हम गुलाम ही हो गए ना। तो इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कीजिए, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी आपको पता होना चाहिए क्या है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।